तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आनंद ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं को हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलिटी को नए सिरे से पढ़ रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को वापस एक बार से आपका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू, और भारतीय राजनीति में पिछले 70 वर्षों से जो सबसे ज़्यादा हमेशा से ज्वलंत मुद्दा रहा है, दैट इज रिजर्वेशन यानी आरक्षण। उस विषय पर हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। इस बार आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कुछ नए तथ्य तो आपके सामने खैर रख ही रहे हैं, साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है हूबहू आपके सामने रखा जाए। पहले आसान शब्दों में आपके सामने रखा जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, उसके बाद में संविधान एज इट इज़ क्या है वो भी आपके सामने रखा जा रहा है, ताकि आपको थोड़ा और ढंग से समझ में आ सके। तो अल्प अवतरण के बाद नमस्कार, क्या कह लीजिए, क्या कहाँ से इतने महत्वपूर्ण अच्छे और अच्छे शब्दों को लेके आते हो। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री भी पढ़ाओगे क्या। अरे जितेंद्र जी, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, A to Z पढ़ रहे हैं और नए सिरे से पढ़ रहे हैं। इवन मैंने आप लोगों को ये भी कह दिया कि जो इश्यूज आपको लगते हैं कि सर ये भी होने चाहिए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले मोटे मोटी तौर पर एक बार जो सिलेबस होता है RS का या SSC का या UPSC का, या फिर जो सेकंड ग्रेड का जो SST का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को एक बार कवर करेंगे। उसके बाद में आप जैसा टॉपिक बताएंगे कि सर आज ये टॉपिक, आपके सुझाव पर जो टॉपिक नए जोड़े जा सकते हैं, पॉलिटी A to Z नाम है, नए टॉपिक पर भी बात की जा सकती है। तो जिस विषय को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, उस विषय के बारे में आप कह सकते हैं कि ये विषय है आरक्षण के संदर्भ में, ये विषय है रिजर्वेशन के संदर्भ में। और मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि रिजर्वेशन जैसे विषय पर मैं बात कर रहा हूँ, और जो भी बात कर रहा हूँ वो मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है। भारतीय संविधान में जो बातें लिखी हुई है, कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं, वो निर्णय को जैसे समझा है उसी को आपके सामने रखा जाएगा। व्यक्तिगत विचारों का कोई मतलब नहीं है। और मेरा भी आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को पढ़ते समय अपने व्यक्तिगत विचारों को बाहर रखिएगा। आप सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उसी हिसाब से अपना आपको परोसिएगा। तो व्यक्तिगत विचार आप यहाँ पर ना लिखें तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि फिर थोड़ा सा इरिटेशन होता है। ठीक है, तो अब हमको स्टार्ट कर लेना चाहिए। अनुच्छेद 15 क्या है, उस विषय को पहले देखते हैं। बहुत धीमे धीमे बात करूंगा, कुछ बातें आपको नोट भी करनी है ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। दोस्तों, अनुच्छेद 15 स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 15 में आज के दिन 6 धाराएं हैं। देयर इज 6 सेक्शंस। धाराएं यानी सेक्शंस, 6 धाराएं हैं, ये पहले से ही आपको जान लेना है। क्लियर, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं कि पॉलिटी कब से क्लास शुरू हुई, ये सब बातें टेक्निकल टीम हमारी देख रही है और वो आपको अपडेट करती रहेगी। दूसरी बात, मूल संविधान में 3 धाराएं थी। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आज के दिन 6 धाराएं हैं और मूल संविधान में 3 धाराएं थी। मूल संविधान में देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ना शुरू किया, एक बात तो आपके दिमाग में आ गई, और वो बात दिमाग में क्या आ गई कि मुझे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 6 धाराएं पढ़नी। ये पढ़ने का स्टाइल होता है, याद रखने का स्टाइल होता है। दूसरा, आपके सामने मैंने एक और बात रख दी, और वो कौन सी बात रख दी कि भाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ही थी। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों क्या हो गया कि 15(4), 15(5) और 15(6), 4, 5 और 6, ये जो तीनों धाराएं हैं, इनको बाद में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्या फिर बाद में इन्हें कोर्ट में चैलेंज किया गया? कोर्ट ने उस विषय पर क्या निर्णय दिया? ये सब बातें पढ़ने की है। कब जोड़ा गया?
कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये सब बातें पढ़ने की होती है। तो इस तरह से अगर आप मेरे हिसाब से चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको सारी बातें याद रह जाएगी। राजा राजपुरोहित कह रहे हैं सर आपकी वॉइस दुबई में भी आ रही है, क्या बात है, दुबई में बैठकर भी आप सुन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो झंडा है वो देश के में हर जगह लहरा है, वो तो ठीक है, और देश और दुनिया में भी अगर लहरा है तो इससे ज़्यादा और खुशी हमें किस बात की हो सकती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मूल संविधान में 3 धाराएं और वर्तमान में कितनी है, 6 धाराएं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 15(1), पहले इसको देखते हैं, एज इट इज क्या लिखा हुआ उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 15(1) ये कह रहा है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर मूल वंश का मतलब होता है नस्ल यानी रेस, धर्म यानी रिलीजन, जाति, लिंग वो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। देखिए दोस्तों, जो लोग बहुत ढंग से पढ़ना चाहते हैं, जो बड़े एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये मैंने लिखा। साथ साथ में मैंने वो 5 आधार भी बतलाए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 15(1) में दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन लिखा हुआ है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। रेस यानी आपकी जो नस्ल है, शब्द लिखा, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जाति, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लिंग यानी सेक्स, जिसे हम लोग जेंडर कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और लिखा हुआ है जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस, आप कहाँ जन्मे हैं, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यहां पर क्या प्रश्न बन सकता है, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं यहां। एक, अनुच्छेद 15 में कौन कौन से आधारों का उल्लेख है। 5 के 5 आधार आपको ध्यान रखना। देखिए, यहां पर हम अक्सर बोलचाल की भाषा में ऐसे कह देते हैं, क्या कह देते थे, आयु के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा हम अक्सर बोल देते हैं। देखिए दोस्तों, बोलना अलग चीज है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन में 5 लिखे हुए, 1 धर्म, दूसरा मूल वंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग और 5वां जन्म स्थान। संविधान में इन 5 आधारों का ही उल्लेख है। ये एक तो ध्यान रखना, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। ठीक है। हाँ, दूसरा राधिका जी कह रहे हैं इनका क्रम भी पूछा जा सकता है क्या? यस, ऑब्वियसली राधिका जी, आपने बहुत बढ़िया बात की। दूसरी मैं बात यही कहने वाला था, इवन आपको क्रम भी याद रखना चाहिए। ये इसी सीक्वेंस में लिखे हुए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। मैं आपको अभी अनुच्छेद 15(1) कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा आपके सामने रखूंगा। अब इस बार कहा ना, इस बार हम लोग नए सिरे से पढ़ रहे हैं। नए सिरे से पढ़ने का मतलब भी यही है कि बातें जो आसान शब्दों में है वो तो समझानी है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो भी समझाना है, क्योंकि आजकल हूबहू शब्दशः संविधान में क्या लिखा हुआ है वहां से प्रश्न बनता है। इस वजह से थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा। तो क्रम भी याद रखना है और 5 आधार भी याद रखने हैं। एक तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है, याद रहेगा आपको। दूसरी बात दोस्तों, 15(1) हूबहू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है उसको जानने से पहले, बताने से पहले, कल भी हम लोगों ने एक बात की थी। और किस विषय पर बात की थी? मैंने कहा मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है, मौलिक अधिकारों का जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है,
वो निषेधात्मक है। और निषेधात्मक क्यों है? हर जगह नहीं 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 लिखा हुआ है। अभी आप अनुच्छेद 15 देखना, 15(1) में, 15(2) में, 15(3) में, 15(4) में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, सब जगह आपको नहीं 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 लिखा आएगा। एक्चुअल में ये होना चाहिए, उसकी जगह पर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। इस वजह से मूल अधिकारों की प्रकृति दोस्तों कैसी होती है? निषेधात्मक होती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो अब मैं आपको अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है वो तो आपके सामने रख दिया। अब मैं आपको एज इट इज बता रहा हूं कि अनुच्छेद 15(1) में लिखा हुआ क्या है। ये देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? धर्म के आधार पर, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूं, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। ये कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज है, बहुत ढंग से देख लीजिएगा। राज्य किसी नागरिक, ये एक्चुअली में नागरिक लिखा हुआ है व्यक्ति की जगह, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये देखिए नहीं, ये जो नहीं शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब रोका जा रहा है। राज्य शब्द का उल्लेख है अनुच्छेद 15 में। हाँ, ये 15(1) ही है, ये अनुच्छेद 15(1) है। सरोज प्रश्न पूछ रहे हैं कलर चेंज, ग्रीन यूज करो। देखिए ग्रीन यूज करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रीन भी यूज किया जा सकता है लेकिन आपको कम दिखेगा। 5 आधार, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15(1) में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ग्रीन तो मेरे हिसाब से बहुत डल है, ग्रीन यूज नहीं करना है, इसलिए अपने तो वापस रेड या ब्लैक पर ही बात करें तो थोड़ा ठीक रहेगा। अनुच्छेद 15(2) में क्या लिखा हुआ है? ऊपर जो बात लिखी हुई है 15(1) में दोस्तों, उस बात को आगे बढ़ाया गया है। किस तरह से आगे बढ़ाया गया है कि हमारे यहाँ पर जितने भी जो दुकानें हैं, जितने भी जो सार्वजनिक स्थल है, पब्लिक पार्क है, खेलने के मैदान हैं, तालाब है, कुएं हैं, इन सब का उपयोग करने में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकान, खेल के मैदान, तालाब, कुएं, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, ये जो जगह है, इन जगहों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं दोस्तों, खासकर हाँ माया जी कह रहे हैं ब्लैक ही ठीक है, मैं ब्लैक ही लिख रहा हूँ। अनुराधा जी भी हाँ ब्लैक कर दिया है, चिंता मत कीजिए, ब्लैक या रेड दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। एक कोई हमारे यहाँ कोई ग्रीनरी वाला कोई व्यक्ति है मित्र, उसने कहा कि नहीं सर ग्रीन लिखो। हाँ किरण सही कह रहे हैं, यहाँ मंदिर शब्द का उल्लेख नहीं है। तो खेल के मैदान, तालाब, कुएं, सार्वजनिक स्थान, दुकानें इत्यादि जो जितने भी जो पब्लिक प्लेसेस है, रेस्टोरेंट वगैरह है, वहाँ पर आप इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। दोस्तों आप लोग जानते हैं, खासकर जो मेरे मित्र ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं वो लोग जानते होंगे, अक्सर जो सैलून होते हैं, जो दुकान होती है बाल काटने की दुकान, बाल काटने की दुकान में अक्सर कई बार जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। कई बार कहा दिया जाता है कि आप यहाँ पर बाल नहीं कटवा सकते, यहाँ पर तो इसी जाति के लोग बाल कटवाएंगे। या फिर जो गांव में चाय की जो थड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर अक्सर इस तरह का भेदभाव दिखाई देता था। अब तो खैर ये सारी बातें लगभग अब कम होने की कगार पर है। चाय की थड़ी पर कहते हैं कि नहीं आप कप में चाय नहीं पियोगे, आप डिस्पोजल में चाय पियोगे, ये सब जातिगत आधार पर भेदभाव है। अनुच्छेद 15(2) साफ साफ शब्दों में ये कह रहा है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। विजय पूछ रहे हैं कि मंदिर सार्वजनिक स्थानों में ही तो आता है। मंदिर सार्वजनिक स्थानों में आता है, लेकिन मंदिर के लिए
हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 दे रखा है, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ मंदिर शब्द लिखा हुआ नहीं है। शिल्पा जी कह रहे हैं टेम्पल इसमें नहीं आएगा क्या? टेम्पल नहीं है, मंदिर शब्द यहाँ उल्लेखित नहीं है। मंदिर शब्द का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 25 से लगाकर अनुच्छेद जो 28 धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार दे रखे हैं उसमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मंदिर शब्द का उल्लेख है। सरोज चौधरी कह रहे हैं कि सर संविधान में तो लिखा है पर फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी जो कुछ करते हैं भेदभाव करते होंगे। भाई देखिए, कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। राज्य या कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव करता है ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, लिंग के आधार पर भी भेदभाव किए जाते हैं, जाति के आधार पर भी भेदभाव किए जाते हैं, इवन रंग के आधार पर, कलर के आधार पर भी भेदभाव किए जाते हैं। लेकिन कोर्ट को बैठे बैठे थोड़ी मालूम पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट हर मामले में प्रसंज्ञान नहीं ले सकता है और हर मामले में प्रसंज्ञान मतलब अपने आप ही मामले की सुनवाई करना। हर मामले में अगर सुआ मोटो प्रसंज्ञान लेने लग गया तो कोर्ट का जो मूल काम है वो काम तो खत्म हो जाएगा। इस वजह से कोई व्यक्ति जिसके साथ भेदभाव हुआ है वो जाए और उस पर रोक लगाने के लिए प्रयास करें। हमारी सरकारों ने इस संदर्भ में कई प्रकार के कानून बनाए हैं। ठीक है, तो मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, न्यूज़पेपर में आता है ऐसा, तो ऐसी घटनाओं के बारे में जरूर कोर्ट उसको कर सकता है। रवि ने पूछा है व्यक्ति और नागरिक में अंतर है क्या? व्यक्ति और नागरिक में अंतर है रवि जी। नागरिक तो जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है उन्हीं लोगों को ये प्राप्त होता है, जबकि व्यक्ति के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत की भूमि पर रह रहे हैं, जो बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं या किसी बिजनेस ट्रिप के हिसाब से आए हैं या फिर वो और तरीके से जैसे राजदूत है, जैसे उच्चायुक्त है, वो रह रहे हैं, तो वो व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ व्यक्ति नहीं नागरिक शब्द लिखा हुआ है। अच्छा प्रश्न है आपका। फिर निकिता जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आर्टिकल में ए और एक का डिफरेंट क्या होता है। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, यहाँ जो वीडियोस जो हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ए अगर कैपिटल लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसको बाद में जोड़ा गया है, इसका मतलब ये होता है। और छोटा ए लिखा हुआ है, इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी कोई धारा जो है उसकी बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कैपिटल ए और उसका मतलब क्या है मैंने ये बताया। शीतल कह रहे हैं कि मंदिर में जातिगत भेदभाव क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये अपना प्रश्न नहीं है, मैं तो क्यों कर रहे हैं वो तो उनकी मानसिकता है, मैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ वो बता रहा हूँ। सर टेम्पल यही लिखा है तो इसमें से काट दूं क्या? नहीं, टेम्पल नहीं लिखा हुआ है भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ। यहाँ टेम्पल क्या लिखा हुआ मैं बता देता हूँ ना। ये लीजिए, आप इतना बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको अनुच्छेद 15 ही बता दूं कि 15 क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15 मैं बताता हूं अभी आपको। ये ले लीजिए, अनुच्छेद 15 में 2 क्या लिखा हुआ है। कोई नागरिक केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, क्या लिखा हुआ है? दुकानों में, मैंने लिखा दुकानों पर भेदभाव नहीं कर सकते। भोजनालय, हमारे जितने भी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है, होटल्स वगैरह है, वहां पर भेदभाव नहीं किए जा सकते, ये होटल लिखा हुआ है। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, ये पब्लिक पार्क वगैरह जो होते हैं या सिनेमा हॉल में अगर आप फिल्म वगैरह देखना चाहते हैं, मूवी वगैरह देखने जाते हैं, वहां आपसे इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। फिर देखिए, ये देखिए कुएं लिखा हुआ है, तालाब लिखा हुआ है, इवन स्नाना घाट लिखे हुए हैं, स्नाना घाट, सड़कें लिखी हुई है और सार्वजनिक समागम। ऐसी कोई भी जगह जहाँ सार्वजनिक यानी जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं वहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मैंने एकदम क्लियर कर दिया कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो 15(2) है वो क्या क्या कहता है, आप लोग देख सकते हैं। दुकान लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट लिखे हुए हैं, होटल्स लिखे हुए हैं, एंटरटेनमेंट के जितने भी जो साधन है वो लिखे हुए हैं, हमारे जो वेल्स यानी जो कुएं हैं वो लिखे हुए हैं, पॉन्ड्स यानी तालाब लिखे हुए हैं, स्नाना घाट लिखे हुए हैं, रोड्स लिखी हुई है, और जहाँ पब्लिक की गैदरिंग होती है उन स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 15(2) में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अनुच्छेद 15(2) एज इट इज क्या है, इसको देखने से अब आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा,
क्योंकि अब आपको डर नहीं है कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। साफ है कि यहां पर मंदिर शब्द लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मंदिर को हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत डाल रखा है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संतोष कह रहा है कि ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। संतोष, कौन से अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, कौन से अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, उस पर हम लोग अलग से, जैसे अनुच्छेद 35 खत्म होगा तब हम लोग बात करेंगे विदेशियों और दोनों में फर्क क्या है। विजय कह रहा है कि भोजनालय और होटल को अलग क्यों लिखा? अरे तो भोजनालय और होटल तो अलग ही होते हैं ना मेरे भाई। विजय, होटल अलग होते हैं, रेस्टोरेंट अलग होते हैं, मिडवे अलग होते हैं, ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। मोटल्स अलग होते हैं, होटल्स अलग होते हैं, रेस्टोरेंट अलग होते हैं, मिडवे अलग होते हैं, इसलिए लिखा है। विकास जी प्रश्न कर रहे हैं कि सर कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो सभी लोगों को मिलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, जो सभी लोगों को मिलते हैं, नागरिकों को ही नहीं, विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से प्राप्त होते हैं उस पर अलग से बात करेंगे। रवि, मंदिर मैंने बता दिया है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत लिखा हुआ है। भोजनालय और होटल में अंतर बता दिया ना। भोजनालय में तो केवल भोजन मिलता है, होटल में रहने की भी व्यवस्था होती है, मोटल भी होता है, रेस्टोरेंट भी होता है, सब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है सर, मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती थी पर अब पढ़ने में आनंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। आप एमए कर लीजिए, आपका स्वागत है हमारे विश्वविद्यालय में। चलिए, अब मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 15(3) इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 कई प्रकार से राज्य को कुछ काम करने से रोकते हैं, और कौन कौन से आधार पर रोकते हैं उन सब बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। 15(3) पहला अपवाद है, और 15(3) में लिखा हुआ है कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, यानी सेक्स के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, 15(3) में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) में जो बात लिखी हुई है उसका पहला अपवाद है 15(3). लिखा है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य। यानी आप लोग कभी मूवी देखने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं के लिए अलग से लाइन बनी हुई होती है, पुरुषों के लिए अलग से लाइन बनी हुई होती है। आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब फीस भरने की जब बात आती है तो लड़कियों की लाइन अलग होती है, लड़कों की लाइन अलग होती है। इवन जब आप स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में जब वोट कास्ट करते हैं तब लड़कियों की लाइन अलग होती है, लड़कों की लाइन अलग होती है। बहुत जगह पर आपको इस तरह से आपने देखा होगा। ये जो महिलाओं को जो विशेष अधिकार मिले हैं, इन विशेष अधिकार का आधार अनुच्छेद 15(3) है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 15(3) आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो 15(3) एज इट इज क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये 15(3) है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों को स्त्रियां यानी महिलाएं और बालकों यानी बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल है कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं आसान शब्दों में पहले आपके सामने रखता हूं, फिर इसके बाद में इसको समझाने की कोशिश करता हूं वापस। देखिए, अनुच्छेद 15(3) साफ शब्दों में राज्य को इस बात का पावर देता है कि राज्य चाहे तो स्त्रियों के लिए, राज्य चाहे तो बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान करने का उल्लेख अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, आपको पहले से ही बता दिया गया कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आज के दिन टोटल 6 धाराएं हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दिया गया कि मूल संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 3 धाराएं ही थी। तो आज के दिन 6 है। इसका मतलब नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये जो बाकी की जो धाराएं हैं, चौथी, पांचवी और छठी, ये बाद में जोड़ी गई। क्यों जोड़ी गई, क्या कहता है, इस बारे में थोड़ा सा अपने को पढ़ना है। अंकित जी कह रहे हैं कि एक तरीके से ये दोनों धाराएं एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। जी, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है अंकित जी, आप थोड़ा सा इसको यूं देखिएगा कि ऊपर लिखा हुआ है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा और नीचे ये लिखा कि नहीं,
महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमको पहली नज़र में देखने से दिखाई देता है, लेकिन यही तो भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि संविधान में आपको बहुत सारे अनुच्छेद पहली पहली नज़र में देखोगे तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन ही नजर आएगा, विरोधाभास नजर आएगा ऊपरी तौर पर देखने पर। लेकिन जब संविधान को हम लोग पूरा अपने जहन में ले लेते हैं, जब संविधान के अंदर हम लोग डूब जाते हैं, जब संविधान को हम लोग पूरा ढंग से समझ लेते हैं, तब आपको ये एहसास होने लग जाता है, अरे मेरा संविधान इतना खूबसूरत है क्या, ये प्रावधान के साथ साथ में ये प्रावधान भी डाल रखा है। पहली पहली नजर में विरोधाभास नजर आता है। ये उसी तरह से है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत का संविधान तो चोरी का संविधान है, भारत का संविधान तो कट एंड पेस्ट है, भारत का संविधान तो अन इंडियन है, ऐसा अक्सर कहते हैं, भारत का संविधान तो रिप्लिका है 1935 का अधिनियम का। ये वो लोग कहते हैं जो भारत के संविधान को गहराई से नहीं समझे। दोस्तों, जब जब आप संविधान को जितना जितना गहरा पढ़ते जाएंगे, आपको एहसास होगा कि वाकई में संविधान निर्माताओं ने बहुत खूबसूरती के साथ देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रावधानों को जोड़ा। तो इसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 15(4) की हम लोग बात करते हैं। तो 15(3) तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग 15(4) की बातें कर लेते हैं। 15(4) क्या कहता है? 15(4) को समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूं, और वो कहानी में हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन जो पहली बार हमारे मित्र पढ़ रहे हैं उनको बहुत ध्यान से समझ में आए, समझने के लिए ये कहानी जानना जरूरत है, और वो जो वाद है वो भी आपको लिखवाया जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले से कह दिया है कि जिस विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आरक्षण, और अभी मैं जो भी विचार रखूंगा वो मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, संविधान में जो लिखा हुआ है और कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक महिला है, एक लड़की है, लड़की का नाम है चंपाकम। ये मद्रास की लड़की है, ब्राह्मण लड़की है, चंपाकम दौराईजन। चंपाकम दौराईजन ये मद्रास की लड़की है और एक ब्राह्मण लड़की है। आप कहेंगे मद्रास क्यों बोल रहे हैं? मैं मद्रास इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि उस समय मद्रासी था। हम बात कर रहे हैं संविधान लागू होने के समय की, 1950-1951 की बात कर रहे हैं। चंपाकम दौराईजन मद्रास की एक ब्राह्मण लड़की, उसने एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया, डॉक्टरी करना चाहती है, उसने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया, प्रवेश परीक्षा दी, उसके अच्छे खासे परसेंटेज बने, लेकिन मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हुआ। चंपाकम की एक सहेली थी, उसने भी वो एग्जाम दिया और उसके कम परसेंटेज थे, फिर भी उसका एडमिशन हुआ। आप क्या सोच रहे हैं? ये जो अभी हम लोग SC, ST, OBC या सामान्य वर्ग के जो हमारे पिछड़े हुए भाई हैं, उनको हमने जो आरक्षण दिया है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये आरक्षण तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, किसी के बारे में बोलने से पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। हमारा देश ने बहुत प्रोग्रेस की है भाई। 1947-1950 में देश किस प्रकार का था, आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते। उस समय की परिस्थितियां देखिए। मद्रास की सरकार ने एक कानून बना रखा था और उस कानून का नाम था सांप्रदायिक आदेश। उस विधि का नाम क्या था? सांप्रदायिक आदेश, कम्युनल ऑर्डर। और पता है इस सांप्रदायिक आदेश में क्या व्यवस्था थी? हर जाति के लिए अलग अलग सीट थी। आरक्षण दे रखा था, वो भी किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। हर कास्ट के लिए कि ये फला जाति का है, इसके लिए इतनी सीट, ये फला जाति का है, इसके लिए इतनी सीट। मेडिकल कॉलेज में हर जाति के लिए, मैं हर वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हमारे देश में वर्ग बनाए हमने, अनुसूचित जाति, 100 से ज्यादा जातियां आती है उसमें, अनुसूचित जनजाति, 100 से भी ज्यादा जनजातियां आती है, ओबीसी में सैकड़ों जातियां आती है। ये वर्ग है, मैं तो वर्ग नहीं, मैं तो जाति की बात कर रहा हूं। मद्रास की सरकार ने एक आदेश जारी कर रखा था जिसे सांप्रदायिक आदेश कहते हैं और कम्युनल ऑर्डर अंग्रेजी में कहते हैं। उस सांप्रदायिक आदेश के तहत हर जाति के लिए सीटें फिक्स थी। चंपाकम दौराईजन का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ब्राह्मणों के लिए जितनी सीटें फिक्स थी, अब देखिए ब्राह्मणों के लिए भी सीटें फिक्स थी,
आज के दिन ब्राह्मण को कोई आरक्षण नहीं है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन को छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मणों के लिए भी सीटें फिक्स थी, लेकिन चंपाकम दोराईजन का सीटें फिक्स होने की वजह से ब्राह्मण वाली जो जाति की जो सीटें थी उसमें एडमिशन नहीं हो पाया। चंपाकम को बड़ी निराशा हुई। उसने कहा भारत का संविधान ये जातिगत आरक्षण की तो बात ही नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, और साफ साफ शब्दों में ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट तो लिखा हुआ ही है। जाति के आधार पर तो भेदभाव हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए है। तो ऐसी स्थिति में चंपाकम ने इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया। संविधान लागू हुआ ही था, तुरंत कोर्ट में चैलेंज किया। चंपाकम दोराईजन बनाम मद्रास राज्य। उन्नीस 1950 चंपाकम दोराईजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय देते हुए मद्रास के इस सांप्रदायिक आदेश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ये जो जाति के आधार पर अलग अलग लोगों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था करता था, उसे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस संविधान के तहत इस तरह से आप आरक्षण नहीं दे सकते, इस तरह से अलग अलग जातियों के लिए आप आरक्षण नहीं दे सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंपाकम दोराईजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में। जो मित्र नोट करना चाहते हैं वो लोग ढंग से नोट कर लीजिएगा। चंपाकम दोराईजन लिख दिया है मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है चंपाकम दोराईजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया गया, उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संविधान के तहत जाति आधारित आरक्षण संभव नहीं है। संविधान के तहत जाति आधारित आरक्षण संभव नहीं है। संविधान के तहत जाति आधारित आरक्षण संभव नहीं है। ये जो निर्णय दिया, मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ये जो निर्णय दिया चंपाकम वाद में, इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जितने भी जो संविधान संशोधन हुए हैं, उनमें से अधिकांश संविधान संशोधनों के संदर्भ में कोई न कोई कोर्ट का निर्णय आया, कोर्ट के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए वो संशोधन किया जाता है। ये हमेशा थोड़ा ध्यान रखें। इस मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रथम संशोधन किया गया 1951 में। प्रथम संशोधन 1951 में किया गया और इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नाम की धारा जोड़ी गई। देखिएगा जरा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नाम की धारा जोड़ी गई है। 15(4) नाम की धारा जोड़ी गई है। वीडियो रुक रहा है, टेक्निकल टीम को अच्छी तरह से मालूम है, वो पूरा उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है। आप देखते रहिए, आप थोड़ा संयम रखें, वो जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपके सामने आ जाएगा, आप बस इसको देखते रहें। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नाम की धारा जोड़ दी गई। क्यों संविधान में संशोधन करना पड़ा, मैंने आपके सामने रखा। चंपाकम दोराईजन बनाम मद्रास राज्य
के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और निर्णय देते हुए कहा कि आप इस तरह से जातिगत आधारित आरक्षण इस संविधान के तहत नहीं दे सकते हैं। तब सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। दोस्तों याद कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ढंग से बता रखा है कि हमारी जो इंटरिम पार्लियामेंट है, हमारी जो अंतरिम संसद है, उसके द्वारा एक ही अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये है प्रथम संविधान संशोधन। आपने हमारे पुराने वीडियोस जो 10-15 दिन से आ रहे हैं, वो अगर आपने वीडियोस देख लिए हैं, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियोस जरूर देखें। वीडियोस देखे बिना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो डायरेक्ट पहुंचूंगा और 18वें दिन की क्लास का वीडियो देखूंगा, सारा समझ लूंगा, दोस्तों संभव नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो समझ में आ सकता है, लेकिन दिक्कत रहेगी। इसलिए याद कीजिएगा, आप लोगों को बताया गया कि जैसे ही इंटरिम पार्लियामेंट के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया। और कोर्ट में कब चैलेंज किया गया, कौन से मामले में चैलेंज किया गया, ये सब बातें अपने को पढ़नी है। मैंने आपको पहले वैसे 9वीं अनुसूची के कॉन्सेप्ट पे जब बात की थी, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करना था, क्योंकि अलग अलग हाईकोर्ट भूमि सुधार कानूनों के संदर्भ में अलग अलग निर्णय दे रहे थे। इस वजह से प्रथम संविधान संशोधन करके संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी और कुछ भूमि सुधार कानूनों को हमने न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया। उसी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नाम की धारा भी जोड़ दी गई। ठीक है, अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि 15(4) धारा क्या है, तो 15(4) क्या है उसको जरा देखिएगा। 15(4) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे लोग जो सामाजिक दृष्टि से, मैं अभी लिखवा भी दूंगा और आपको एज इट इज 15(4) क्या कहता है वो आपको बता भी दूंगा। ऐसे लोग जो सामाजिक यानी सोशली एंड एजुकेशनली यानी शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा जो अनुसूचित जाति व जनजाति से हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकेगी। ये अनुच्छेद 15(4) में लिखा। क्या लिखा मैं आपको एज इट इज बताऊंगा, वैसे फिलहाल आप देखिएगा। अनुच्छेद 15(4) में उल्लेखित है सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकेगी, ऐसा अनुच्छेद 15(4) में लिखा हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 15(4) में क्या लिखा हुआ है, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकेगा, ऐसा अनुच्छेद 15(4) में लिख दिया गया। सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन, सोशली बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, इसका मतलब क्या थोड़ा सा बता देता हूँ। सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का मतलब समाज में ऐसे लोग जिनको मुख्य धारा के लोगों के साथ उनका खान पान नहीं होता है, मुख्य धारा के लोगों के साथ उनके जो संस्कार नहीं होते हैं, विवाह जैसी बातें नहीं होती है, या मुख्य धारा के लोगों के साथ वो किसी भी प्रकार का संचार कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, या जिनके मकान मुख्य धारा के लोगों के साथ में नहीं होते हैं, उठना बैठना मुख्य धारा के लोगों के साथ नहीं होते हैं, उनको हम लोग सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग कहते हैं। आप लोग जानते हैं हमारे गांव में पहले ऐसे रहा है, अब तो लगभग ये ख़त्म होने के कगार पर है। पहले इस प्रकार का सिस्टम रहा है कि जो हमारे जो दलित बंधु जो थे, उनके घर अक्सर गांव के बाहर होते थे और अक्सर उनको ऐसे कामों में इन्वॉल्व कर दिया जाता था जिन कामों को हम और दूसरे जो लोग हैं वो नहीं करते थे। तो ऐसे लोग सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए, जिनके शिक्षा का कुछ विकास ही नहीं हो पाया था, जो अक्सर ज्ञान से भी परिचित नहीं थे, और कुछ लोग अगर हिम्मत करके स्कूलों में जाते भी थे
तो उनके अलग बैठने की व्यवस्था वगैरह होती थी। तो ऐसे लोगों को शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहा गया। सरकार उनके लिए विशेष प्रावधान करेगी, ऐसा अनुच्छेद 15(4) में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, महेंद्र जी कह रहे हैं कि कर सकेगी, कंपलसरी तो नहीं है। अरे कंपलसरी है भाई, अभी मैं बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, एज इट इज आपको बता देंगे। यशवंत सिंह जी कह रहे हैं अनुसूचित जाति व जनजाति का निर्धारण कौन करेगा। यशवंत सिंह जी चिंता मत कीजिए, अनुच्छेद 341 भी बताएंगे आपको, अनुच्छेद 342 भी बताएंगे। अनुच्छेद 341 के तहत एससी और अनुच्छेद 342 के तहत एसटी, इन दोनों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। पर यह टॉपिक अभी नहीं आया, थोड़ा सा हम लोग बाद में शायद हो सकता है आज भी जो तीसरे घंटे की जो क्लास है उसमें इस विषय पर चर्चा कर लेंगे। कर सकेगी महेंद्र जी, मैंने आपको बात बता दिया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है एज इट इज आपको मैं बताने वाला हूं, चलिएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। ये जो प्रथम संशोधन हुआ दोस्तों, इस प्रथम संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया इस मामले में, और कोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये संविधान संशोधन एकदम सही है, ऐसा कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा। ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो डायग्राम मैंने दोस्तों आपके सामने रखा है, मेरे हिसाब से डायग्राम बहुत कुछ कह देता है। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ। टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब है इंटरनेट से जुड़ी हुई समस्या, इसमें आपका और हमारा कोई योगदान नहीं है। ये तो ऊपर से जैसे टावर आता है जिस तरह से आता है उसकी वजह से तो वीडियो बार बार रुक रहा है, लेकिन अपनी क्लास कंटिन्यू चल रही है। मैं एज इट इज़ आपके प्रश्नों को भी जैसे मिलेगा मैं उसका जवाब इसी वजह से दे रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न कई बार लेट मिलते हैं, टेक्निकल वजह से मिल रहे हैं, इंटरनेट की वजह से मिल रहे हैं, पर चिंता मत करें आप। ये जो डायग्राम रखा है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये डायग्राम आपको जरूर उतार लेना चाहिए, जरूर आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि चंपाकम दौराईजन बनाम मद्रास राज्य, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तब हमने प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया और इसके द्वारा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नाम की धारा जोड़ दी, और 15(4) नाम की धारा जोड़कर उसमें क्या लिख दिया कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति के जो लोग हैं, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा, ऐसा अनुच्छेद 15(4) में लिख दिया। और ये जो प्रावधान किया गया इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में चैलेंज किया गया, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये धारा किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करती है, ये संविधान संशोधन किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये कहा। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूं 15(4) जो धारा है वो एज इट इज क्या कह रही है। 15(4) ये 15(4) ये देखिएगा दोस्तों, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक लिखे हुए हैं। शब्दों में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों। साफ साफ शब्दों में देखिए, जो अभी मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि कर सकेगी, इसका मतलब राज्य के लिए जरूरी नहीं है क्या? जी ऐसा नहीं है, साफ लिखा हुआ इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2। अभी आप मुझसे अनुच्छेद 29 मत पूछना, अनुच्छेद 29 जब आपको बताया जाएगा तब आपको बताएंगे। अल्पसंख्यकों के लिए वो विशेष प्रावधान करता है, और उस अनुच्छेद 29 में साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता है, वो 29 में लिखा। फिलहाल यहां मत पूछिएगा। अनुच्छेद 15(4) में क्या लिखा? सामाजिक दृष्टि से व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग,
एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष प्रावधान, विशेष उपबंध करने का पावर है राज्य को, ऐसा अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब देखो इंटरनेट में तो अब क्या कर सकते हैं, हालांकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार में इंटरनेट भी हमको प्रॉपर उपलब्ध होना चाहिए, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमको संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत भी इंटरनेट सेवाएं आती है। लेकिन अब करें क्या, सरकार की भी बहुत सारी लिमिटेशंस है और लॉकडाउन में लोग जमकर इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो कई बार इंटरनेट की सेवाएं फेल हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अनुच्छेद 15(4) मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब देखिए, अनुच्छेद जो 15(4) है वो शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार है। शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार कौन सा अनुच्छेद है? 15(4) है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अलग से जो मेरिट लिस्ट बनती है एडमिशन के समय, उसके पीछे अनुच्छेद 15(4) ही है। Article 15(4) is the constitutional base of the reservation for SC, ST and OBC in educational institutions। 15(4) में इस बात का उल्लेख कर रखा है। देखिए दोस्तों, शुरू से ही हम लोगों की ये मान्यता रही है कि जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं, जिनको हम लोग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों ने किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया है। हमने उनको आरक्षण के दायरे से बाहर रखा है। अब हमारी ये मान्यता रही है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में केवल और केवल मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा, वहाँ किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होगा। वीडियो नहीं आ रहा है ऐसा कह रहे हैं मित्र लोग, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूं। लिखूं कंटिन्यू, क्या कह रहे हैं? तो इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, फिर वापस मिलते हैं।